हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री में जितने भी राजवंश हुए हैं आज हम उन राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी हिस्ट्री में जहां से राजा बनने की स्टार्टिंग हुई थी, जहां से राजा बनना शुरू हुए थे, तो हम वहां से एक एक करके सभी राजवंश को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कम से कम 60 राजवंशों को पढ़ेंगे। तो मैं इसके बाद दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं दोस्तों इतना कह रहा हूं कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके राजवंश से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां से हमारे राजवंश स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं राजवंश का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं उसके संस्थापक का नाम लिखूंगा, उसके बाद इनकी कहाँ राजधानी थी वो लिखूंगा। तो दोस्तों, वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां से हम लोग ध्यान से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं राजवंश। दूसरे मैं लिखता हूं दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं संस्थापक। और तीसरा हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे इनकी राजधानी कहां थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमारे जो प्राचीन भारत है उसमें हमें सबसे पुराना वंश जो मिलता है वो हर्यक वंश मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश को देख लेते हैं। दोस्तों, यहां से मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर्यक वंश में 3 राजा हुए हैं। तो 3 राजा कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों। यहां से सबसे पहले इसका जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। इसी क्रम में हम लोग दूसरा जो राजा था इसी वंश में, उसका नाम था अजातशत्रु। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो शासक हुए वो है उदयन। तो दोस्तों, हम लोग राजधानी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, बिंबिसार की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। दोस्तों, इसको राजगृह भी कहा जाता है, इसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। तो यहां से हम लोग इसको याद रखेंगे, गिरिब्रज। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, अजातशत्रु जो राजा हुआ है उसने भी अपनी राजधानी राजगृह और गिरिब्रज को बनाया था। इसके बाद दोस्तों जो राजा हुआ है उदयन, उदयन की जो राजधानी थी मैं बताना चाहता हूं आपको, पाटलिपुत्र थी। तो देखिए दोस्तों, एक बार हमारे पेपर्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था, पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था या किसके द्वारा बसाया गया था। तो हमारा जो आंसर है वो उदयन होगा। अभी पाटलिपुत्र जो राजधानी बनी थी या पाटलिपुत्र को जो बनाया गया था वो गंगा और सोन नदी के मैदान में बनाया गया था। यहां से हम दूसरे राजवंश को पढ़ लेते हैं। तो दूसरा जो राजवंश है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा शिशुनाग वंश। यहां से हम लोग देखते हैं दोस्तों, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो था शिशुनाग। और दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी वैशाली थी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। यहां पर हम लोग देख लेंगे कि राजधानी किस तरह से परिवर्तित हो रही है। सबसे पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली। अब हम देखेंगे किस तरीके से राजधानी का परिवर्तन हो रहा है। अभी इसका जो नेक्स्ट शासक हम लोग देखेंगे तो वो था, यहीं पर एक नेक्स्ट इसका शासक जो मिलता है वो है कालाशोक। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, कालाशोक में जो राजधानी बनाई थी वो थी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली। और इसके बाद दोस्तों पाटलिपुत्र को जब यहां कालाशोक के द्वारा राजधानी बनाया गया, उसके बाद कई वर्षों तक पाटलिपुत्र ही राजधानी बनी रही। तो हम लोग कह सकते हैं प्राचीन भारत की जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजधानी रही है वो पाटलिपुत्र ही रही है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसमें। यहां से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो जो गिरिब्रज है, राजगृह, यहां पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों, यहां पर हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जो राजगृह है, राजगृह क्यों फेमस है। यहां पर प्रथम, मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, बौद्ध समिति
यहाँ पर प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। इसी क्रम में हमने देखा वैशाली, वैशाली में द्वितीय सेकंड बौद्ध समिति। दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। पहली हमारे यहाँ जो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं उनके आयोजन कहाँ कहाँ हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, यहाँ पर मैंने समिति लिखा है, लेकिन दोस्तों इसको पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में जो भी हमें मिलती है वहां पर समिति की जगह संगीति लिखा होगा। तो यहां से थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध समिति हुई थी राजगृह में, और दूसरी जो बौद्ध समिति हुई थी वो थी वैशाली में। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, एक नए राजवंश को देखते हैं। उसके बाद जो राजवंश आया शिशुनाग वंश के बाद, वो आया नंद वंश। यहां से दोस्तों इसका जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग यहां ध्यान से पढ़िए, वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए। ये सारे राजवंश और इनके संस्थापक आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ जो संस्थापक था महापद्म नंद था, और इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। यहां से हम लोग घनानंद के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था घनानंद। घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत का जो शासक था, भारत का जो राजा था वो था घनानंद। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब घनानंद के ऊपर किसके द्वारा आक्रमण किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आक्रमण किया गया, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पूरी तरीके से हरा दिया और एक नए राजवंश को स्टार्ट किया जिसका नाम था मौर्य वंश। तो यहां से हम लोग क्रम वाइज भी देखते हुए चल रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूं, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के बाद जो हमें राजवंश मिलता है वो है शुंग वंश। शुंग वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था पुष्यमित्र शुंग। यहां से दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। मौर्य वंश का जो एक शासक था जिसको हम लोग अशोक के नाम से जानते हैं, सम्राट अशोक के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया जिसको हम कलिंग का युद्ध कहते हैं। कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। बौद्ध धर्म अहिंसा पर ज्यादा विश्वास करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अशोक के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो मौर्य वंश को सही तरीके से चला पाया हो। तो यहाँ पर मौर्य वंश का पूरा खात्मा किसके द्वारा कर दिया जाता है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश में एक अधिकारी होते हैं, सेना के पद पर अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा राजा की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश को स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम है शुंग वंश। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। दोस्तों जो पाटलिपुत्र है इसको वर्तमान में पटना के भी नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप लोग याद रखोगे पाटलिपुत्र का जो वास्तविक नाम है, जो वर्तमान में हमें नाम दिखता है वो है पटना। तो यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटाने के बाद आगे चलते हैं। शुंग वंश के बाद जो अगला राजवंश आता है दोस्तों वो है कर्ण वंश। कर्ण वंश, इसका जो संस्थापक था वो था वासुदेव। और इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। दोस्तों राजधानी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला जो राजवंश है वो है सातवाहन वंश।
सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो है सिमुक। सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान दोस्तों कर्नाटक के आसपास में पड़ती है, तो यहां पर आप लोग लिख भी सकते हो वंश। इच्छावाकु वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी नागार्जुनकोंड। और इसका जो संस्थापक था वो था दोस्तों वशिष्ठी पुत्र संतुमल। यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों इसको। इसके बाद दोस्तों जो राजवंश आता है वो है कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों कुजुल कंडफेसिस। और कुषाण वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी, इनकी दो राजधानियां थी दोस्तों। एक राजधानी थी पेशावर। पेशावर को अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो दोस्तों ये पाकिस्तान में है, और जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। तो इस तरह से इनकी दो राजधानियां थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था श्रीगुप्त। इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी पाटलिपुत्र। यहां से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर एक नया राजवंश देखते हैं, हूण वंश। हूण वंश का जो संस्थापक था वो था तोरमाण। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो थी सियालकोट। इसको साकल भी कहते हैं दोस्तों, इसको सियालकोट भी कहते हैं। वर्तमान में दोस्तों जो साकल है या सियालकोट है वो पाकिस्तान में है, तो यहां से आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला राजवंश आता है उसको हम लोग कहते हैं पुष्यभूति वंश। यहां से मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग वर्धन वंश भी कहते हैं। यहां से मैं लिख देता हूं, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है, और इसको पुष्य भूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका जो संस्थापक था वो था नरवर्मन, नरवर्धन। और इनकी दो राजधानियां दोस्तों हमें देखने को मिलती हैं। एक राजधानी तो इनकी और दूसरी राजधानी हमें देखने को मिलती है थानेश्वर। इसी वर्धन वंश में दोस्तों हमने देखा एक बहुत महान राजा हुआ जिसको आप लोग कहते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन भी वर्धन वंश का ही राजा था। हर्षवर्धन ने ही अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। कन्नौज को हम लोग खुशबुओं के नगर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कन्नौज एक ऐसा प्रदेश रहा था पहले जिसको लेकर 3 राजाओं के बीच में संघर्ष हुआ। ये मैं त्रिपक्षी जो संघर्ष हुआ ये मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा। यहां सिर्फ मैं इतना बता देता हूं कि ये जो 3 सेनाएं थी वो कौन कौन सी थी। कन्नौज के लेकर जो 3 सेनाएं आपस में लड़ी थी वो थी गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, और ये आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो यहाँ पर 3 सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ कन्नौज को लेकर। तो कौन सी सेनाएं थी, एक तो राष्ट्रकूट वंश, दूसरा पाल वंश, तीसरा गुज्जर प्रतिहार वंश। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश थे जिनको हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राजपूत वंश के बारे में। तो मैं यहां से ये सब कुछ मिटा रहा हूं, आगे से हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी,
7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जितने भी राजा हुए थे उनको हम राजपूत वंश के नाम से जानते हैं। तो अब मैं यहाँ पर राजपूत वंश कौन कौन से थे, उनमें कौन कौन से राजा शामिल है, वो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं राजपूत वंश। अब राजपूत वंश में कौन कौन से राजा थे, सबसे पहले हम लोग राजाओं देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हमें सबसे पहले जो वंश दिखता है वो है पाल वंश। ये सारे जो शासक हैं वो राजपूत वंश में ही गिने जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कलचुरी वंश। यहां पर हम लोग देख सकते हैं चौहान वंश। उसके बाद हम लोग देखेंगे परमार वंश। इसके बाद हम लोग दोस्तों यहां पर देख सकते हैं परमार वंश के बाद चंदेल वंश। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोलंकी वंश। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं सेन वंश। दोस्तों 7वीं शताब्दी से लेकर, यहां पे मैं लिख देता हूं 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। तो दोस्तों 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जितने भी राजवंश रहे हैं उनको हम राजपूत वंश के नाम से जानते हैं। तो इस राजपूत वंश में लगभग 10 से 15 डायनेस्टी हमें पढ़नी है, 10 से 15 राजवंश हमें पढ़ने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश हैं जहां से क्वेश्चन बनता है वो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। इसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों बर्मन वंश। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग देखेंगे उत्पल वंश। इसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कारकोट वंश। इसी में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों लोहार वंश। यहीं पर हम देखेंगे दोस्तों यादव वंश। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वंश थे जिनको हमें यहां पर पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके संस्थापक को देख लेते हैं और इनकी राजधानी कहां पर है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पाल वंश थे इनके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी मुंगेर। मुंगेर जो था वो बिहार और बंगाल का क्षेत्र था, बिहार और बंगाल। यहां से दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का जो संस्थापक था वो था कोपल, और इनकी जो राजधानी थी वो थी त्रिपुरी। दोस्तों इन सब राजवंशों को आप लोग लिखते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इनमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं चौहान वंश। चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव, और इनकी जो राजधानी थी वो थी अजमेर। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं परमार वंश। परमार वंश का जो संस्थापक था वो था उपेंद्र, इसको कृष्णराज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों दोनों में से कोई भी नाम आएगा, दोनों सही है, दोनों पे आप सही का टिक करोगे जिस तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं परमार वंश की जो राजधानी थी वो थी धारा या उज्जैन। उज्जैन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र था जहां पर परमार वंश के लोग शासन करते थे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नुक। दोस्तों नन्नुक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक, और इनकी जो राजधानी थी वो थी खजुराहो। दोस्तों
खजुराहो के जो अगर मंदिर आपने देखे होंगे तो ये पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और यूनेस्को में भी इनको स्थान मिला हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखोगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो थे तैमूरराज फर्स्ट, और इनकी जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ दोस्तों गुजरात में एक जगह है, यहां मैं लिख देता हूं गुजरात, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं सेन वंश। तो दोस्तों सेन वंश की जो राजधानी थी, सबसे पहले सेन वंश का जो संस्थापक था वो था सामंत सेन, और सामंत सेन की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों थी लखनौती। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं बर्मन वंश। तो बर्मन वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्य बर्मन, और इनकी जो राजधानी थी वो थी उड़ीसा, पूरी उड़ीसा। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ और राजवंश भी हैं, राजपूत राजवंश में कुछ और राजवंश भी हैं, वो मैं ऊपर लिख देता हूं। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश है जो छूट गया था हमसे, जिसको हम लोग कहते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश, इसका जो संस्थापक था दोस्तों, इसका जो संस्थापक था वो था हरिश्चंद्र। यहां पर कहीं कहीं आपको हरिश्चंद्र भी मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको नागभट्ट फर्स्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो यहां से आप लोग याद रखोगे, अगर ऑप्शन में हरिश्चंद्र होगा तो हरिश्चंद्र को टिक करोगे, नागभट्ट फर्स्ट होगा तो नागभट्ट फर्स्ट को टिक करोगे। अब मैं बताना चाहता हूं इनकी राजधानी कहां थी। तो दोस्तों इनकी जो राजधानी थी वो दो राजधानियां थी, एक तो गुजरात और दूसरी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कन्नौज को लेकर तीन सेनाएं आपस में लड़ी थी, जिसको हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। उसमें कौन कौन से थे, गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, और इसके बाद एक दक्षिण भारत की जो सबसे पहली शक्ति ऐसी थी जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया वो थी राष्ट्रकूट वंश। तो ये तीन सेनाएं कन्नौज को लेकर आपस में युद्ध करती रही। फिर से बता देता हूं कौन कौन सी सेनाएं, एक तो गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं उत्पल वंश। तो दोस्तों उत्पल वंश का जो संस्थापक था वो था अवंती वर्धन, यहां पे लिख देता हूं अवंती बर्मन, और इनकी जो राजधानी थी वो थी जे एंड के। जे एंड के का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरीके से कारकोट वंश, तो कारकोट वंश का जो संस्थापक था वो था दुर्लभ बर्मन, और दोस्तों इनकी भी राजधानी थी जे एंड के जम्मू कश्मीर। यहां पर एक लोहार वंश और हुआ है जिसका जो संस्थापक था वो था संग्राम, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम सिंह, और इनकी भी राजधानी थी जे एंड के। जे एंड के का मतलब जम्मू कश्मीर। जो यादव वंश है, यादव वंश की जो राजधानी है वो कहां थी, अब यहां से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो संस्थापक था तो वो था भिल्लम फिफ्थ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर्स में पूछा गया है तो इसको आप लोग याद रखोगे। इनकी जो राजधानी थी वो थी देवगिरी। दोस्तों देवगिरी मध्य भारत की राजधानी, मध्य भारत में पड़ता है, तो इसको आप लोग याद रखोगे, यादव वंश का संस्थापक और इनकी राजधानी। यहां से दोस्तों एक वंश हम लोग और देख लेते हैं। एक वंश जो हमारा छूट गया था वो था गंग वंश। तो गंग वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, यहां से हम लोग देख लेते हैं, वो था वज्रहस्त पंचम।
वज्रहस्त पंचम। और दोस्तों गंग वंश की जो राजधानी थी वो थी पुरी, उड़ीसा। यहां से आप लोग इसको याद रखोगे। दोस्तों बर्मन वंश की जो राजधानी है वो है, यहां से थोड़ा सा हम लोग संशोधन करते हैं, ये जो राजधानी है वो होगी, थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, यहां से लिख लेंगे प्राग्ञ ज्योतिषपुर। ये दोस्तों एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहां पर है, तो यहां से आप लोग याद रखोगे असम में है। तो ये वंश कहां पर था, असम में था, तो यहां से आप लोग याद रखोगे बर्मन वंश। बर्मन वंश का जो संस्थापक था वो पुष्य बर्मन था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी प्रयाग ज्योतिषपुर, तो यहां से आप लोग याद रखोगे। इसी क्रम में ये दोस्तों सारे जो राजवंश हमने यहां से पढ़े, ये सारे राजवंश राजपूत वंश के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां से ये 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जितने भी राजवंश हुए वो हमने यहाँ पर एक एक करके पढ़े, इनके संस्थापकों को जाना और इनकी कहां पर राजधानी थी उनको हमने पढ़ा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं दक्षिण भारत के कुछ राजवंश। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं। यहां से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे उस समय। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश, तो सबसे पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पल्लव वंश। दोस्तों सभी ये जितने भी मैं राजवंश दिखा रहा हूं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, सारे राजवंश एक ही बार में याद हो जाएंगे। संस्थापक कौन थे एक बार में आप लोग याद कर सकते हो, इनकी राजधानियां कहां थी एक ही बार में आप लोग याद कर सकते हो। तो ज्यादा आपको किताबें पलटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसी पर फोकस करिए, वहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर्स में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी पल्लव वंश, उसके बाद हम देखेंगे चोल वंश, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश। दोस्तों यहां से बता देता हूं चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हमारे भारत में थी, कौन कौन सी थी मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। चालुक्य वंश एक तो कल्याणी में शासन करते थे, दूसरा जो चालुक्य वंश हमें दिखाई देता है वो हमें वातापी में दिखाई देता है, और तीसरा जो राजवंश हमें दिखाई देता है चालुक्य वंश वो हमें दिखाई देता है बेंगी में। तो दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलता है पांड्य वंश, पांड्य राजवंश। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं होयसल, होयसल राजवंश। अब दोस्तों हम लोग इनके जो संस्थापक थे उनके बारे में देख लेते हैं और इनकी राजधानी कहां थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चन आता है, इसलिए इस लेक्चर को निगलेक्ट मत करना। बहुत आराम से 2 से 3 बार आराम से पढ़ोगे, सारे राजवंश याद हो जाएंगे, सारी राजधानी याद हो जाएंगी, सारे शासक याद हो जाएंगे। और जितने भी ये मैं पढ़ा रहा हूं राजवंश ये सब क्रम वाइज पढ़ा रहा हूं, तो एक एक करके इसको जरूर आप लोग 2 से 3 बार रिपीट करोगे। तो चलिए हम लोग अब इनके संस्थापक को देखने की कोशिश करते हैं। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह वर्मन चतुर्थ, और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी कांचीपुरम। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं चोल वंश। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय।
इनकी जो राजधानी थी वो थी तंजौर। राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो था दंतिदुर्ग। और दोस्तों इनकी जो राजधानी थी, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। यहां से आप लोग इसको याद रखोगे। यहां से मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूं, तो अब मैं रेड पेन ले रहा हूं, काला पेन जो है सही से नहीं चल पा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं कल्याणी। तो कल्याणी का जो संस्थापक था वो था तैलप सेकंड। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी मान्यखेत। यहां से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रकूट वंश की भी राजधानी मान्यखेत है और चालुक्य वंश की राजधानी भी मान्यखेत है। तो राष्ट्रकूट वंश का जब पतन हुआ, राष्ट्रकूट वंश जब पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो उसकी जगह एक नया राजवंश आया था जिसको हम लोग चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रकूटों के जो सामंत थे वो थे चालुक्य राजवंश के लोग। तो यहां से आप लोग याद रखोगे, कल्याणी के जो चालुक्य थे उनकी राजधानी भी मान्यखेत थी। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, वातापी के चालुक्य। दोस्तों वातापी के जो चालुक्य थे, इनका जो संस्थापक था वो था जयसिंह प्रथम। और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी वातापी। अभी आप लोग दोस्तों इसको एज इट इज याद करिए, बाद में जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं एक एक करके समझा दूंगा आपको कि मान्यखेत कहां पर है, वातापी कहां पर है। तो मान्यखेत मैं आपको बता देता हूं कर्नाटक में, कर्नाटक के आसपास। यानी आप लोग इसको कह सकते हैं दक्षिण भारत के राजवंश हैं ये। तो दक्षिण भारत में ये सारे राजवंश थे, इनके कहां कहां पर सीमा का विस्तार था मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इसको राइट डाउन करते रहिए, देखते रहिए बस। आप लोग देखिए बेगी के चालुक्य। तो बेगी का जो संस्थापक था वो थे विष्णुवर्धन। और इनकी जो राजधानी थी वो थी बेंगी। तो यहां से आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों पांड्य वंश। तो पांड्य वंश की जो संस्थापक था पांड्य वंश का वो था नेडियोन, इसका संस्थापक था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मदुरै। मदुरै आपको पता है दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु के आसपास में। तो आप लोग इसको याद रखोगे। अब हम लोग चलते हैं होयसल वंश की तरफ। होयसल वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, इसका जो संस्थापक था वो था विष्णुवर्धन। और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी द्वार समुद्रम। दोस्तों देखिए एक बात और समझाने की कोशिश करता हूं, ये वाले विष्णुवर्धन अलग है और ये वाले विष्णुवर्धन अलग है, दो लोग हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग याद रखोगे बेंगी के जो चालुक्य उनका जो संस्थापक है वो अलग है, होयसल राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन अलग है। दो व्यक्ति हैं, नाम एक है। तो यहां से आप लोग याद रखना, कंफ्यूजन में मत आ जाना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे दक्षिण भारत में और भी राजवंश हमें देखने को मिलते हैं, जैसे संगम वंश। यहां से हम लोग लिख सकते हैं संगम वंश, सालुक वंश, तुलुक वंश, आर्मेटू वंश। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो चारों राजवंश हैं ये विजयनगर साम्राज्य के राजवंश हैं। तो इसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इनका क्रम मिलाने को आ जाता है। तो दोस्तों कभी कभी सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा राजवंश आया, उसके बाद कौन सा राजवंश आया, उसके बाद कौन सा राजवंश आया। दोस्तों पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो विजयनगर साम्राज्य के राजवंश थे उनको एक क्रम में सजाइए। तो आप लोग इसका क्रम याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके संस्थापक कौन कौन थे। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, संगम वंश के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे दोस्तों, इसको याद रखोगे। इनकी जो राजधानी थी वो थी विजयनगर। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं सालुक वंश की तरफ। तो सालुक वंश का जो संस्थापक था वो था सालुक नरसिंह।
इनकी जो राजधानी थी वो थी विजयनगर। इसी क्रम में हम लोग तुलुक वंश की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो संस्थापक था वो था तुलुक नरसिंह। इसको याद करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहां से आप लोग देख सकते हैं सालोक वंश और तुलुक वंश के जो संस्थापक थे वो दोनों के नाम के आगे नरसिंह लगा है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, नरसिंह तो लगा है, ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है, ये राजा अलग है, ये राजा अलग है। और इनकी जो राजधानी थी वो दोस्तों थी विजयनगर। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं आरबीडू वंश की तरफ। तो आरबीडू वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों तिरुमल। और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी पेनुकोंडा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एक चैप्टर था दोस्तों जो हमने यहां पर समाप्त किया। दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश थे वो मैंने एक एक करके यहां पर सारे लिख दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाओगे, कोई भी पेपर देने जा रहे हो, कंपटीशन का कोई भी पेपर देने जा रहे हो, इन राजवंशों को एक बार जरूर पढ़ के जाना। यहां से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। सारा आपके सामने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत में कुछ दक्षिण भारत में राजवंश हमें दिखाई देते हैं। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे उनको हम लोग पढ़ेंगे, इनकी राजधानी कहाँ थी वो पढ़ेंगे, और इनके संस्थापक थे कहाँ कहाँ के थे वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए, इसको याद करने का मैंने एक तरीका निकाला है, वो कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, मैंने ऐसे याद किया, बाकी आप लोग जो भी आपके पास ट्रिक हो आप उससे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 राजवंश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से थे वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें गोलकुंडा देखने को मिलता है, उसके बाद हमें अहमदनगर देखने को मिलता है, यहां से आप लोग देखते जाइए। उसके बाद हमें बरार देखने को मिलता है, उसके बाद हमें बीजापुर देखने को मिलता है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है बीदर। देखिए दोस्तों ये 5 राजवंश हैं जो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। ये सब राजवंश की जो स्थापना हुई है वो मध्यकालीन भारत में हुई है। अब इन वंश के संस्थापक कौन थे, ये कौन कौन से राजवंश से थे, ये मैंने आपको राजधानियां लिख के बताई हैं, ये सारी राजधानियां हैं। अब मैं बताऊंगा इनके संस्थापक कौन थे, उसके बाद मैं बताऊंगा ये किस राजवंश से संबंधित थे। तो कभी कभी राजवंश का नाम हमसे पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा का जो संस्थापक था वो था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, तो इसको हम लोग दोस्तों कुतुब शाही वंश के नाम से भी जानते हैं, कुतुब शाही राजवंश। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने सबसे पहले आपको राजधानियां लिख के बताई हैं। तो मैंने इस तरीके से राजधानी के हिसाब से याद किया है, आप राजवंश के हिसाब से भी याद कर सकते हैं और इनके संस्थापक को अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मैंने जैसे याद किया वो मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों जब मैं याद कर सकता हूं तो आप लोग भी 100% इसको याद कर सकते हो। मैंने 2 घंटे में सारे राजवंशों को याद किया है, वो आपके सामने मैं पूरा लिख के बता रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि मैंने जब किया तो आप भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बना के रखिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अहमदनगर को देख लेते हैं। तो दोस्तों अहमदनगर के जो संस्थापक थे वो थे मलिक अहमद। और दोस्तों इनका जो राजवंश है इनको निजाम शाही राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो मैं रेड पेन से यहां पर लिख देता हूं, निजाम शाही राजवंश। अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, बरार राजवंश को फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा, यहां से मैं आपको बता देता हूं, बरार जो राजधानी थी वो किसकी थी, फतेह उल्लाह
यहां से मैं लिख के बताता हूं, फतेह उल्ला इमाद शाह। दोस्तों मैं बताऊंगा यहां पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी आप सिर्फ इसको लिखते रहिए, बाद में डिस्कस करूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहां पर जो राजवंश था इसको हम लोग इमाद शाही वंश के नाम से भी जानते हैं, इमाद शाही राजवंश। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बीजापुर। तो बीजापुर जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसको राजधानी बनाया गया था, और यहां पर जो राजवंश है इसको हम लोग आदिल शाही राजवंश के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आदिल शाही राजवंश। यहां पर आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं बीदर राजवंश। बीदर जो राजधानी है दोस्तों वो किसके द्वारा बनाई गई थी, यहां से देख लेते हैं, अमीर अली बरीद के द्वारा। दोस्तों अमीर अली बरीद के द्वारा बीदर को अपनी राजधानी बनाया गया, तो इसको हम लोग बरीद शाही राजवंश के नाम से जानते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं आपको, बरीद शाही राजवंश। तो दोस्तों ये देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट राजवंश थे जो हमने यहां से पढ़े, और ये 5 राजवंश है। सबसे पहले आप लोग इनकी राजधानी को याद रखोगे, उसके बाद अगर आपने संस्थापक को याद कर लिया, इनके संस्थापक को अगर आपने याद कर लिया तो आपको राजवंश आसानी से याद हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुली कुतुब शाह के नाम से ही कुतुब शाही राजवंश। मलिक अहमद को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, निजाम शाही राजवंश। उसके बाद आपने देखा बरार जो है वो फतेहुल्ला इमाद शाह के द्वारा बसाया गया था, और इमाद शाही राजवंश इसको कहते हैं। इनके लास्ट में जो इमाद शाह लगा हुआ है, तो इमाद शाह के नाम से ही आपने यहाँ पर याद रखना है, इमाद शाही राजवंश। यहां से देखिए, अब यहाँ पर लिखा यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर में सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, तो आदिल शाह के नाम से ही इसको आदिल शाही राजवंश के नाम से जाना जाता है। अमीर अली बरीद, तो बरीद इन्होंने अपनी जो राजधानी है बीदर को बनाया, और इनको बरीद शाही राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो लास्ट वाला जो अक्षर है उसी के नाम से इन राजवंशों को भी जाना जाता है। तो यहां से आप लोग इनको याद रखोगे आसानी से। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं कुछ और राजवंश के बारे में जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग कुछ और राजवंश के बारे में देख लेते हैं। यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम दोस्तों देखेंगे मध्यकाल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्टों में कौन कौन से 2 पार्टों में डिवाइड किया गया? नंबर 1 सल्तनत काल और नंबर 2 मुगल काल। तो अब हम दोस्तों सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सल्तनत काल में 5 राजवंश हुए हैं, 5 वंश हुए हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है, बस इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेना, बस आराम से सारे राजवंश आपको याद हो जाएंगे, संस्थापक भी अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सल्तनत काल को। यहां से हेडिंग डालते हैं दोस्तों, सल्तनत काल। सल्तनत काल। तो दोस्तों सबसे पहले हम सल्तनत काल को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो हमें सबसे पहले डायनेस्टी दिखती है, सबसे पहला जो राजवंश दिखता है वो दिखता है गुलाम वंश। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं गुलाम वंश। उसके बाद हमें खिलजी वंश दिखता है। उसके बाद हमें दोस्तों तुगलक वंश दिखता है। उसके बाद हमें सैयद वंश दिखता है। उसके बाद हमें लोधी वंश दिखाई देता है दोस्तों। तो ये 5 राजवंश है दोस्तों, याद करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां से आप लोग अपनी ट्रिक बना लीजिए, इसको आप एक बार में, 2 बार में, जितनी बार पढ़ोगे आराम से याद हो सकता है। 2 बार पढ़ोगे मैं समझता हूं आराम से याद हो जाएगा, लेकिन इसका क्रम जरूर याद रखना दोस्तों। कई बार क्रम से क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, जितने भी क्रम मैंने बताया दोस्तों वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से आप लोग इसका क्रम को याद रखोगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, और इनकी जो राजधानी थी वो दोस्तों दिल्ली थी। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। दिल्ली पर अधिकार तो कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक्चुअली मैं बताता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में जितने भी क्षेत्र जीते गए वो सब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली पे कमांड तो था, दिल्ली राजधानी तो थी, लेकिन इनकी जो रियल राजधानी थी वो थी लाहौर। मैं यहां से लिख दे रहा हूं आपको, इनकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर और फिर बाद में दिल्ली। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दिल्ली को वास्तविक राजधानी किसके द्वारा बनाया गया। इनके बाद जो शासक हुए इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली को परमानेंट राजधानी बना लिया गया। आगे हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी दिल्ली। यहां से आप लोग इसको याद रखोगे, दिल्ली। उसके बाद हम देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इनकी राजधानी दोस्तों दिल्ली थी। तो यहाँ जितने भी शासक बन रहे हैं, जितने भी राजवंश बन रहे हैं, उनकी राजधानी दिल्ली ही रहेगी। तो यहां से आप लोग इसको याद रखोगे, इनकी सबकी राजधानी दिल्ली है। अभी हम देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खान, और इनकी भी राजधानी जो थी वो दिल्ली ही थी। इनकी राजधानी दिल्ली थी। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी, और इनकी भी राजधानी दोस्तों दिल्ली ही थी। तो यहां से आप लोग लिखोगे दिल्ली। तो दोस्तों ये 5 राजवंश हमें सल्तनत काल में याद रखने हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और राजवंशों के बारे में। तो हम लोग इसको हटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल के बाद मैंने आपको बताया था मध्यकालीन भारत में हमें कुछ और राजवंश देखने को मिलते हैं। तो उनमें सबसे जो प्रमुख है वो है मुगल वंश। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो है बाबर। और दोस्तों बाबर की जो राजधानी थी वो थी आगरा और दिल्ली। तो दोस्तों यहां से हम लोग देख लेंगे आगरा और दिल्ली बाबर ने अपनी राजधानी बनाया था। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं बाबर के बाद कई सारे शासक हुए मुगल हिस्ट्री में। वो मुगल हिस्ट्री में आपको पूरी पढ़ा चुका हूं। मुगल वंश के जितने भी शासक थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इसी वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप जो प्लेलिस्ट है उस पर जाओगे तो वहां पर आपको सारे शासक, मुगल वंश के जितने भी शासक थे वो आप वहां से आसानी से देख सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहीं पर हमें एक राजवंश और देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं मराठा राजवंश। तो मराठा राजवंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे, यहां से लिख लेता हूं। मराठा वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिवाजी। तो ये देखिए शिवाजी। और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो रायगढ़ थी। तो रायगढ़, यहां से मैं लिख देता हूं रायगढ़। ये महाराष्ट्र के आसपास रहते थे। तो महाराष्ट्र मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों। इनका क्षेत्र बहुत बड़ा था। तो यहां पर आप लोग महाराष्ट्र को देख के समझ जाइएगा कि हम लोग मराठा राजवंश की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में दोस्तों कुछ ऐसे राजवंश हुए थे जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे राज्य हुए थे जिनके संस्थापक के बारे में हमारी हिस्ट्री में बहुत कुछ मिलता है देखने को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे राज्य जिनकी स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कराई गई थी। चलिए हम लोग एक एक करके यहां पर देख लेते हैं। स्वतंत्र
राज्यों के संस्थापक। तो यहां से दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे राज्य थे जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलकत्ता की। दोस्तों ये जैसा मैं लिख पा रहा हूं ऐसे ही आप लोग एज इट इज इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। कलकत्ता को जिसने बनाया था वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉब, यहां से मैं लिख देता हूं, जॉब चारनाक। देखिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता को बसाने का जो श्रेय है वो जॉब चारनाक को जाता है। ये एक अंग्रेज थे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं अवध। अवध हम लोग देख सकते हैं, अवध जो यूपी में लखनऊ के आसपास वाला क्षेत्र है उसको हम अवध के नाम से जानते हैं। तो अवध को बनाने का जो श्रेय है वो किसको प्राप्त है? सआदत खान को। सआदत खान, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक को जो बनाया था, कर्नाटक को जिसने बसाया था उनका नाम था सादुतुल्ला। सादुतुल्ला खान। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं रोहिलखंड की। तो रोहिलखंड जो बरेली और बदायूं के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम लोग रोहिलखंड के नाम से जानते हैं। तो रोहिलखंड को जिसने बनाया था उसका नाम था मोहम्मद अली खान। इसको मोहम्मद अली खान भी कहते हैं, मोहम्मद खान, बंगस पठान भी कहते हैं, कई सारे नाम मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद अली खान आप लोग याद रखोगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों बंबई। बंबई के जो संस्थापक थे वो थे गैरोल्ड अंगियार। दोस्तों अपने आप में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है। तो आप लोग ये जो स्वतंत्र राज्य थे इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखोगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं मद्रास। तो मद्रास को जो बसाने का श्रेय है वो किसको जाता है दोस्तों? मद्रास को जो बसाया था वो बसाया था फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों देखते हैं भरतपुर। तो भरतपुर को दोस्तों, भरतपुर जो था वो जाट राज्य था, जाट राज्य। तो इसको बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? चूड़ामन और बदन सिंह। दोस्तों चूड़ामन और बदन सिंह को आप लोग याद रखोगे, जब मुगलों और जाटों के बीच में संघर्ष हुआ था तो उस समय जहां पर सिकंदरा में अकबर की जो कब्र है, तो अकबर की कब्र को पूरी तरीके से नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? चूड़ामन और बदन सिंह को जाता है। तो ये जाट नेता थे, इन्होंने क्या किया था, अकबर की जो अस्थियां थी उनको कब्र में से बाहर निकाल के उनमें आग लगा दी थी, और जितनी भी दीवारों पर पेंटिंग थी सब कुछ छुटा के जला दिया था उसको। तो यहां से आप लोग याद रखोगे, जाटों और मुगलों के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसमें अकबर के मकबरे को पूरी तरीके से जो नष्ट किया गया था वो इन दोनों नेताओं के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। यहां पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बंगाल। तो बंगाल को भी हम लोग याद रखेंगे। बंगाल को जो बसाने का श्रेय है वो जाता है मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। यहां से एक क्षेत्र को आप लोग और याद रखोगे, हैदराबाद। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हैदराबाद। तो हैदराबाद को दोस्तों
जिसके द्वारा बसाया गया था, जो इसके संस्थापक थे वो थे चिनकिलिच खान। यहां से आप लोग लिख सकते हैं चिनकिलिच खान। इनको निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, निजामुल मुल्क। दोस्तों यहां से आप लोग एक बात याद रखने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद में जो सुप्रीम ताकत होती थी वो निजामों के पास होती थी। इसीलिए हमने देखा अवध में जो सआदत खान थे वो नवाब थे। इसी तरीके से आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नवाबों ने शासन किया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निजामों ने शासन किया। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं हैदराबाद में निजाम शासन करते थे, अवध में जो शासन करते थे उनको हम नवाब के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि रामपुर में भी नवाब हुए। तो इस तरीके से लोगों ने बहुत सारे टाइटल्स धारण किए थे। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्वतंत्र राज्य जिनको आपको याद करना है, अच्छी तरीके से याद करना है, बार बार पढ़ना है। और जितने भी राजवंश मैंने पढ़ाए हैं दोस्तों सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 2 से 3 बार लेक्चर देखिए, सारे राजवंश, सभी संस्थापक और सभी जितनी भी राजधानियां हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। आपने देखा कि कितनी राजधानी हमारी हिस्ट्री में चेंज की गई। सबसे पहले राजधानी कहाँ थी, बाद में राजधानी कैसे चेंज हुई, किस तरीके से किन राजवंशों ने कहां पर राजधानी बनाई। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो दोस्तों इसको बार बार देखिए। इसी तरीके से हम लोग आगे मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार।